जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आप लोग रिएक्शन लिखते हो। अगर आप लोगों ने कॉपी पेंसिल पकड़ी हुई है तो जरा रिएक्शन लिखो। तो आप रिएक्टेंट लिख लो ए प्लस बी, रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोग लिखते हो कि ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन लेट कर लेते हैं ए के बराबर है, ठीक है। और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन स्मॉल बी के बराबर है। ये हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ मोल या कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल की फॉर्म में यूजुअली इसे लिखा जाता है। और जब टाइम जीरो था तो प्रोडक्ट जीरो था, लेकिन टाइम एट इक्विलिब्रियम जब पहुंचा तो आप लोग कहते हो एक एक्स प्रोडक्ट बन चुका है, जिसकी वजह से आप लोग कहते हो रिएक्टेंट ए के अंदर ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट ए की बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे ना, सिर्फ रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट की बात करेंगे अभी फिलहाल के लिए। जीरो ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे शुरू से कहता है ए एक रिएक्टेंट से ही कन्वर्शन होती है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, क्योंकि इसकी एग्जांपल में आप देखो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है और डिकम्पोजिशन है, यानी एक ही चीज है। और वो या तो डिकम्पोज हो रही है या फोटोकेमिकली एक्साइटेड हो रही होती है। इसकी दो ही एग्जांपल होती हैं। तो पहली बात तो वो कहता है कि ए माइनस एक्स, यानी कि आपका ए रिएक्टेंट था, उसमें से एक्स प्रोडक्ट बन चुका है, ए माइनस एक्स हो गया। आप लोगों ने कहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की आप लोगों ने उस दिन मैंने फार्मूला लिखवाया था, जो कि था डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो आप लोग प्लस डी एक्स ओवर डी टी लिखोगे। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन आपने एक्स से शो किया हुआ है, या आप मोल कह सकते हो उसको। और अगर आप उनको रिएक्टेंट या रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखोगे तो आप लोग उसको डी ए और डी एक्स, या जिस तरह से भी आप लोग नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में लिखना चाहे, डी ए अगर ए रिएक्टेंट ले रहे हो, बी तो डी बी लिख लो, कोई मसला नहीं है। तो वो डेरिवेशन इस तरह से चलेगी। तो करता है चूंकि ए माइनस एक्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जितना भी वो पीछे बच गया है, जितना प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्टेंट बचा है, उसकी जीरो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आसान लफ्जों में बताऊं तो ये कहना चाह रहा है कि जीरो ऑर्डर में आप लोगों की जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट होती है मतलब किससे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसकी जो फाइनल फॉर्म है वो है एक्स इज इक्वल टू के टी। एक्स है प्रोडक्ट, ठीक है, ये रेट कांस्टेंट है, टी इज द टाइम। यहाँ पे कहीं भी किसी चीज की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शो नहीं की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कौन सी है? ए, जो टाइम जीरो पे थी। और टाइम, कोई भी टाइम मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो बाकी बची है वो है ए माइनस एक्स। जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रह जाती है वो ए, जो उसके पहले मोल, इनिशियल मोल ऑफ द रिएक्टेंट ए इज ए स्मॉल ए, ठीक है। और प्रोडक्ट बनने के बाद वो रहेगी ए माइनस एक्स। तो वो जो ए माइनस एक्स है, जब उसको आप लोग डेरिवेशन देखोगे ना, तो आप लोगों को समझ ये आएगा कि वहां पे जो ए माइनस एक्स है उसकी कंसंट्रेशन पर जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, बल्कि जब उसकी फाइनल फॉर्म निकाली जाती है तो वो आती है एक्स इज इक्वल टू के टी। हाँ, निकाली कैसे जाती है वो डेरिवेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। सिर्फ आप लोगों ने फाइनल फॉर्म याद रखनी है, आपने डेरिवेशन नहीं पीछे वाली याद रखनी, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फाइनल फॉर्म याद रखनी है, इनके यूनिट्स याद रखने हैं। अगर मैं करूं टी हाफ, टी हाफ का मतलब क्या है कि जो एक्स है प्रोडक्ट आपका जो बना है वो रिएक्टेंट के हाफ के बराबर होगा। आप लोग कहते हो हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। आधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ था, इसका मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसिडरेशन आपने ली थी ए, ए ओवर टू कर दोगे, यहाँ एक्स की जगह लग जाएगा ए ओवर टू, यानी प्रोडक्ट कितना बना है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के हाफ के बराबर। आधा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। टी कौन सा हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि अब आपने हाफ लाइफ की बात कर दी है। और ये रेट कांस्टेंट वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा ए ओवर टू। के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो टी हाफ का जो फार्मूला है फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू ए ओवर टू के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों से यूनिट, अच्छा बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चार दफा मैंने देखा पीपीएससी में ना एमसीक्यूज आया हुआ था कि एक एफपीएससी में भी आया हुआ था, और एक और था शायद सिंध वाला था या बलोचिस्तान का वो पेपर था, उसमें आया था सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में
सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो हाफ लाइफ का यूनिट क्या होगा। तो यहाँ वो ना सोचते नहीं है कि सेकंड ऑर्डर कह दिया ना उसने तो शायद सेकंड ऑर्डर की पूरी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ये कुछ और करना पड़ेगा। नहीं, देखो हाफ लाइफ टाइम कह रहा है ना, वो तो हाफ लाइफ टाइम की बात कर रहा है। टाइम का यूनिट सेकंड से चेंज नहीं हो सकता, वो सेकंड ही रहेगा, चाहे वो जीरो ऑर्डर का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों और ये चारों ऑर्डर जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनकी हाफ लाइफ टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड ही होता है। यूनिट सिर्फ किसका चेंज होता है, यूनिट सिर्फ के का चेंज होता है, इस के का रेट कांस्टेंट का यूनिट चेंज होता है हर एक चीज में। जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसका कुछ और यूनिट होगा, फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसका कुछ और यूनिट होगा, सेकंड ऑर्डर का कुछ और होगा। आप लोगों ने कहा मैम थोड़ा छोटा कर दे करें ट्रिक्स, तो इसलिए मैंने ये सिर्फ फाइनल फॉर्म लिखी थी। ये फाइनल फॉर्म आई कहाँ से है, मैंने इसीलिए कहा कि वो मैं आपको इमेजेस के फॉर्म में दे दूंगी, यहाँ पे इसी स्लाइड के अंदर यहाँ पे दे दूंगी, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये आया कहाँ से। लेकिन उसको आप लोगों ने याद नहीं करना, आपने सिर्फ फाइनल फॉर्म याद रखनी है। आई कहाँ से है फिर आप लोगों के जहन में होगी कि हाँ हमारी ये पीछे वाला लिंक जुड़ रहा है तो ये यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको पता चल गया हाफ लाइफ का यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर, मैम सेकंड किसका यूनिट होता है? हाफ लाइफ टाइम का। कोई भी हाफ लाइफ टाइम है ना, चाहे वो जीरो का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, क्योंकि है तो वो टाइम ही ना, चाहे किसी भी ऑर्डर का है, उसका यूनिट हमेशा सेकंड ही रहेगा। ठीक। हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इनिशियल। ये देखो हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हालांकि जीरो ऑर्डर की अपनी डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है concentration of reactant से, but half life time for the zero order of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant। यूनिट क्या होगा हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ का यूनिट होगा सेकंड। क्यों, सेकंड भी निकालना दिखा देते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आप के यूनिट लिखें। के यूनिट यहाँ से निकालो जरा, के यूनिट क्या निकालोगे, एक्स है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। ये आएंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट्स फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो, अब अगर मैं इस के यूनिट यहाँ पे लगाऊं, मोल डी, यहाँ पे ना पर डीएम क्यूब है, ठीक है, ये मैं ठीक कर दूंगी, मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ पे पर सेकंड, यहाँ पे लगाओ मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, बाकी नीचे है पर सेकंड, वो नीचे से ऊपर जाएगा तो टाइम हाफ लाइफ यूनिट का टाइम क्या आएगा सेकंड। ये काम मुश्किल है, आसान काम क्या है, आसान काम ये है, हाफ लाइफ टाइम चाहे किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है, जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो सेकंड ही रहेगा। इसके जरिए के यूनिट निकालें, वो आसान काम है, के यूनिट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ये तो सीधी सीधी बात है, यहाँ से निकालना आसान है, लेकिन आप जब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में जाओगे ना, वहां पे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग क्या करो, आसान हल करो, हाफ लाइफ का यूनिट नहीं बदल सकता, वो सेकंड ही रहेगा, इसको यही रहने दो, के को इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, किसी तरीके से यहाँ इधर से निकाल लो या इधर से निकाल लो, के यूनिट निकालना इस तरीके से आसान है। ये ए है, मोल पर डीएम क्यूब होगा, टी इधर आएगा तो टी का यूनिट है सेकंड, ऊपर जाके वो पर सेकंड हो जाएगा। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलें आगे, इधर तक ठीक है। क्लियर है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ चलें। मैंने ऑन की हुई है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ जी ऑन है। जी मैम। अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर अगेन वही बात, मैं डेरिवेशन इमेजेस के फॉर्म में दे दूंगी, नो टेंशन, लेकिन आप लोगों की फाइनल फॉर्म आप लोगों ने समझनी है, यूनिट्स कैसे निकाले हैं वो समझने हैं, और बाकी चीजें समझनी है। ठीक है, ये वाली बातें समझना जरूरी है फिलहाल के लिए, क्लास के लिए यही काफी है। क्योंकि डेरिवेशन सब बच्चों को इतना पता होता है कि डेरिवेशन का एक स्टेप से दूसरे स्टेप में गया है, मैं बिल्कुल क्लियर कट स्टेप्स लिखूंगी जिससे आपको समझ आ जाए कि यहाँ से एक स्टेप से आगे स्टेप में हुआ क्या है, तो आपको इतनी ज्यादा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन अगर देखें तो लिखा हुआ है, इन दिस रेट ऑफ इन दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ 1। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये क्या करती है, एक तो पहली बात जो जीरो ऑर्डर था ना, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से था ही इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड ही नहीं करता था, ये डिपेंड करता है, और फर्स्ट ऑर्डर होने की वजह से उसकी पावर कितनी होगी, ए माइनस एक्स रेज टू पावर 1। ठीक है, वहां पे था ना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स की रेज टू पावर 0,
यानी कि a माइनस एक्स किसी भी चीज की पावर 0 है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है उस चीज से। इधर रेज टू पावर 1 लिखा है मैंने, इसका मतलब है ये उसका फर्स्ट ऑर्डर के लिहाज से डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड है तो टू लिखेंगे, जीरो है तो जीरो लिखेंगे, थर्ड है तो थ्री लिखेंगे। जब आपको ये इधर वाली डेरिवेशन यहाँ वाली समझ आएगी ना, ये वहां यहाँ पे मैं करूंगी, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं a माइनस एक्स जीरो और a माइनस एक्स वन किसकी बात कर रही थी। ठीक है, फिलहाल के लिए जो फाइनल फॉर्म डेरिवेशन करने के बाद, डिराइव करने के बाद पूरा फार्मूला वो आता है ln ऑफ a over a minus x is equal to kt। a is the initial concentration of reactant, ठीक है, x is the concentration of product। a minus x का मतलब ये है इतने रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गया, और बाकी जो रिमेनिंग रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है वो a माइनस एक्स होती है। देखो, a है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन। तो a माइनस एक्स का मतलब ये है कि a अगर मैंने 10 लिया, शुरू में मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ली 10, उसमें से प्रोडक्ट बन गया 2। अब जो पीछे रिएक्टेंट रह गए हैं वो a माइनस एक्स होगा, यानी 10 माइनस 2 होगा, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू 8। तो a माइनस एक्स को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की फॉर्म में भी, तो और दूसरी तरफ ये है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो हो चुकी है, तब भी आप इसको इक्वल किससे करेंगे, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो पीछे रह गए अभी रिएक्ट नहीं किए, अनरिएक्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभी ये जो अनरिएक्टिव रह गई है। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन। जितने भी डिके है, मैंने आपको जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था, जितना भी डिके डिकम्पोजिशन ऑफ सॉरी डिकम्पोजिशन कह रही हूँ, वो जो डिके ऑफ न्यूक्लियर स्टेबलाइज, जो स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियर क्या करते हैं, अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है कि न्यूक्लियर डिके जो है वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, हमेशा यही होता है। जो डिकम्पोजिशन है और फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, मोस्टली की बात हो रही है। ज्यादातर ये होता है कि तो इसकी एग्जांपल यही कोट कर दी जाती है। ठीक है, अब आप इधर आते हैं हाफ लाइफ पे। इधर से इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, टी हो गया हाफ। टी हाफ का मतलब ये है कि आपके रिएक्टेंट सॉरी जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसको क्या कर दोगे a/2, यानी कि रिएक्टेंट अपनी आधी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बना चुका है, एक्स की जगह जगह लगा दो a/2। 1a में से हाफ ए निकाल लोगे तो यहाँ पे हाफ ए बचेगा। जरा देखो, a माइनस a/2। ठीक है, आप इसका एलसीएम ले लो या सीधा सीधा कर लो कि एक पूरा ए है और एक हाफ ए है, एक में से हाफ निकालोगे तो हाफ ए बचेगा, यानी इस पूरी नीचे वाली जो चीज है, जो इसके नीचे आ रही है ln ऑफ ए ओवर ओवर के जो नीचे आ रही है a/2, वो आ रहा है a/2, ये इस पूरी की जगह लगेगा a/2। ए ऊपर वाला और नीचे वाला ए कैंसिल हो जाएगा, सबसे नीचे वाला 2 आ जाएगा ऊपर, ln ऑफ 2 इज इक्वल टू kT आ जाएगा। तो अब देखें जरा, अब आपको समझ आइए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, इसमें होता है कि प्रोडक्ट जो है आधा बन चुका होता है। इसका आसान लफ्ज में ये हो सकता है कि आपने कहा था आधा रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर चुका होता है, तो आधा रिएक्टेंट क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है इतना बन चुका है a/2, हाफ लाइफ टाइम जिसमें प्रोडक्ट इतना बन चुका है, रिएक्टेंट आधे कंज्यूम हो चुके हैं, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो a/2 यहाँ इस फार्मूले में डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करनी है, a/2 ये है पूरा 1, इसको आप लिख दो 1a, ये है a/2 यानी कि हाफ ए। 1a में से हाफ ए माइनस करोगे तो आ जाएगा a/2। अब एलसीएम ले लो, 1a है माइनस a/2 है, ये देखो इसको इस तरह कर लो, 1a माइनस a/2, आप इसका एलसीएम लोगे 2 आएगा, इसका आएगा, ये पुट की यहाँ पे, तो ये हो गया a ऊपर वाला और नीचे आ गया a/2। a/2 आ गया तो a को आपने a से कैंसिल कर दिया, बाकी ये जो नीचे था 2 डिवाइड के दो दफा डिविडेंड में है, तो फिर आप लोग इसको ऊपर ले जाओगे, ln ऑफ 2 आ जाएगा इज इक्वल टू k। आप लोग कैलकुलेटर पर लिखोगे तो ln ऑफ 2 इज इक्वल टू kt। आप लोग को ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना? जी मैम नजर आ रहा है। अब ये कैलकुलेशन आपको समझ आई है कि नहीं, डेरिवेशन इतनी सी? जी मैम समझ आ गई। ठीक है, आई समझ में। ठीक है, नहीं समझ आई आपको? मैम आई आ आई गई। अच्छा, ओके ठीक है, मुझे लगा शायद कह रहे नहीं समझे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे न्यू शेयर करती हूँ, दोबारा से स्लाइड पे जाते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ln ऑफ 2 आ गया है। ln ऑफ 2 की अगर वैल्यू आप कैलकुलेटर पे देखो तो वो होता है 0.693 इज इक्वल टू k
ये यहाँ पे मैं टी लिख रही हूँ, हालांकि इसको मैंने क्या लिखना चाहिए, टी हाफ, क्योंकि मैंने तो वैल्यू पुट कर दी। अब ये टी हाफ हो गया और साथ के है, के इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर के। अब जरा इसको मैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं। ये देखें, क्या यही मैंने टी हाफ का लिखा हुआ है? टी हाफ का मैंने यही वो वहां से जो डेरिवेशन की है वैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.693 ओवर के इज द रेट कांस्टेंट, टी इज द हाफ जी लाइफ मैम। टाइम। जी मैम, ठीक है, समझ आती है। ओके। अब आप लोग अगर जीरो ऑर्डर पे, मैंने कहा था कि जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में था कि जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये लाइनें ना आप लोगों ने इसी को एज इट इज याद रख लेना है। नंबर एक, फाइनल फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये याद रखनी है। नंबर टू, हाफ लाइफ का यूनिट हमेशा सेकंड होता है। नंबर थ्री, हाफ, ये जो हाफ लाइफ है ये वाली, ये जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड में और थर्ड ऑर्डर में किस चीज पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती। आप यहाँ से देख लो, टी हाफ का फार्मूला जो आपके सामने हाफ लाइफ का फार्मूला नजर आ रहा है, अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी आती है तो आप लोग सिर्फ क्या करो, हाफ लाइफ का फार्मूला निकालना सीख लो और फाइनल फॉर्म याद रख लो। फाइनल फॉर्म में हाफ लाइफ निकाली, हाफ लाइफ के फार्मूले में देखो कहीं पे ए या एक्स आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टी हाफ डिपेंड ही नहीं करती। जब फॉर्मूले में नहीं है तो कहाँ से डिपेंड करेगी? ठीक है, तो यहाँ से पता ये चलता है कि टी हाफ यानी हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। अब दूसरी बात करते हैं कि टी का यूनिट हमेशा क्या होगा, सेकंड। टी को इधर ले आओ, के को उधर ले जाओ, ठीक है, टी को इधर ले आओ, के को उधर ले जाओ, रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने हैं, तो 0.693 का कोई यूनिट नहीं है, टी का यूनिट होगा सेकंड। ये जब आप लोगों का ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पर सेकंड। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज पर सेकंड। एक तरीका ये। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, इधर डालो, ए क्या है, ए है कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स दोनों ही कंसंट्रेशन है। जब दो चीजें प्लस या माइनस हो रही हो तो उनका यूनिट एक जैसा लिखा जाता है, एक ही दफा लिखा जाता है। यानी आप ये नहीं लिख सकते ए का मोल पर डीएम क्यूब माइनस मोल पर डीएम क्यूब, वो तब भी दोनों का केस एक ही होगा, मोल पर डीएम क्यूब ही आएगा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में एक ही यूनिट लिखा जाता है। तो यहाँ पे मोल पर डीएम क्यूब है, यहाँ पे भी मोल पर डीएम क्यूब है, दोनों को काटो, दोनों कट जाएंगे, दोनों एक जैसी कंसंट्रेशन का यूनिट है। बाकी रह गया एल एन, एल एन का कोई यूनिट नहीं होता, के इधर है मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, सॉरी 1/t, के तो यूनिट निकाले ना, 1/t हो जाएगा। तो 1/t का यूनिट क्या होगा, पर सेकंड। दोनों तरीके से, चाहे आप इस इक्वेशन से निकाल लें, चाहे आप लोग इस इक्वेशन से निकाल लें, दोनों तरीके हैं, जो आसान लगता है वो। मैं जो करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ ये फाइनल फॉर्म याद रखती हूँ हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले मैं निकालती हूँ हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का यूनिट हमेशा सेकंड होता है, उसी से मैं के का यूनिट निकालती हूँ और यहाँ पे पुट कर देती हूँ। इसकी सिर्फ ये ट्रिक है, सिर्फ फाइनल फॉर्म याद रख लो। और नंबर दो पे क्या याद रखना है, अच्छा जब आप लोग हाफ लाइफ निकालोगे ना आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है या नहीं। ठीक है, हाफ लाइफ के फार्मूले में है तो कह रही है, नहीं है तो फिर इनवर्सली डायरेक्टली या जो भी है। और दूसरी जो चीज याद रखने वाली है, सिर्फ आपने फाइनल फॉर्म याद रखनी है और ये जो ऊपर डेफिनेशन मैंने पहली लाइनें लिखी है, अगर ये याद रख लेना तो नीचे वाली स्लाइड आप लोग खुद जुबानी याद करने की कोशिश करें, तभी आपको, तब इससे ये पता चलेगा कि आपको समझ आ गई। अगर आप लोग को नीचे वाली लाइनें याद नहीं हो रही, सिर्फ ऊपर वाली का आपने अगर वैसे ही समझे बगैर ही पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ लिया, तो फिर इसका मतलब वो नीचे वाली लाइनें आप लोग खुद भी नहीं लिख सकते। तो मुझे यहाँ तक बताएं, अगर कहते हैं तो मैं दोबारा जीरो ऑर्डर का भी करवा देती हूँ, बिल्कुल जिस तरह इसका करवाया है, और फर्स्ट ऑर्डर का भी। हाँ, ये फाइनल फॉर्म वाली जो इमेजेस है, मैंने कहा ये डेरिवेशन आप लोगों को मैं स्लाइड्स के वक्त दे दूंगी। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक की कन्वर्जन बताएं, रेट कॉस्ट की फाइनल फॉर्म से हाफ लाइफ तक, मेन चीज यही है, इंपॉर्टेंट ये है। उस डेरिवेशन का कोई फायदा ही नहीं है, वो आप लोग सिर्फ आपने समझने के लिए कि हाँ ये कहाँ से आया है फाइनल फॉर्म, ये यहाँ यहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कैसे करके हम लोगों ने डेरिवेशन की, इंटीग्रेशन की और ये वाली फाइनल फॉर्म आ गई। फाइनल फॉर्म याद होनी चाहिए और उससे आगे की डेरिवेशन याद होनी चाहिए, उससे पीछे वाली डेफिनेशन मतलब डेरिवेशन आपसे ना तो कोई पीपीएससी के एमसीक्यू में पूछेगा ना ही वो आएंगे। अब मुझे कोई बंदा चैट में बता देगा यहाँ तक क्लियर है, या आप लोग स्पीकर ऑन करके बता दें, मैं आप लोगों के फिर इस तरह। मैम ये तो समझ आ गई है, एक चीज और पूछनी थी। जी इसकी समटाइम्स अगर कोई एग्जांपल आ जाती है, जैसे
डिकम्पोजिशन अगर वो कह देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI या थर्मल डिकम्पोजिशन H2O2, तो वो फिर एक जीरो ऑर्डर है एक फर्स्ट ऑर्डर है, वहां पे कैसे पता चलता है? और हाँ दूसरी इसके ग्राफ की कभी कभी शेप पूछ लेते हैं, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, परबोला, तो वो कैसे बतानी है या क्या उसका है हाँ, ये तरीका? आपने एक मुझे अच्छा पॉइंट बताया है। ये मैं, हाँ, मैं आपके ना वो जो है क्या कहते हैं, ग्राफ, ग्राफ वाला मुझे याद नहीं रहा, बिल्कुल नहीं याद रहा। मैंने तो सिर्फ डेरिवेशन पे फोकस किया। हाँ, ग्राफ भी आता है, लेकिन अगर आप लोगों को ये वाली इक्वेशन समझ आती है ना, तो ग्राफ भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ठीक, कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को ग्राफ भी एडिशन करवा के ना, तो ग्राफ की शेप्स डाल दूंगी। हाँ, मैं उसका आपको एक दफा जो है क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना, इससे अगले वाली क्लास में, जब डेरिवेशन और वो भी होगी ना, आप लोग ये सारी स्लाइड स्टडी करके आइएगा। और इसके बाद सिर्फ आपने पढ़ा होगा, फिर मुझे बताने में आसानी होगी कि मैंने सिर्फ फिर यही बताना होगा कि ये वाली फाइनल फॉर्म कहाँ से आई है, डिराइव कैसे किया है, और दूसरा ये बताना होगा कि इस फला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है। और दूसरी आपने बात कही कि हाँ, HI कंपोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, जितने भी रिएक्शन है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन, मैंने जीरो ऑर्डर में उसकी एग्जाम्पल कहा ना कि डिकम्पोजिशन ज्यादातर वो वाले होते हैं जीरो ऑर्डर। लेकिन समटाइम जैसे आप लोग देखो, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, यानी ये 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी होता है, 3.5 भी होता है। इसलिए जब मैंने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में जो फर्क बताया था ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैंने एक क्लियर पॉइंट लिखा था कि ये मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इससे डिराइव किया जाएगा, ठीक है। और डिकम्पोजिशन के जो ज्यादातर रिएक्शन है वो जीरो होते हैं ज्यादातर, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि वो हर दफा जीरो हो। वो सिर्फ एक जनरल एग्जांपल बताई थी, इसलिए फोटोकेमिकल हमेशा जीरो होंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। डिकम्पोजिशन में केसेस हैं, कुछ फ्रैक्शनल होते हैं, कुछ फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, कुछ जीरो ऑर्डर होते हैं, ठीक है। अब मैं इस, मैम पेपर में फिर इसकी एग्जाम्पल किस तरह नहीं, पूछते हैं, हाँ, नहीं मतलब नहीं, वो कोई? फिर हाँ इस तरह से नहीं पूछेंगे बेटे, वो इस तरह से कभी भी नहीं पूछेंगे कि जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें तीन चार केसेस है ना। वो हमेशा जो जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है ना, वो यूजुअली या तो रिएक्शन दे देते हैं, और वो ज्यादातर ये न्यूक्लियर रिएक्शन देते हैं। और यहाँ क्या करते हैं, ये इसका पूछ लेते हैं, हाफ लाइफ का रिलेशन पूछते हैं कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ के यूनिट बहुत मशहूर है, ये वाले एमसीक्यू तो बहुत मशहूर है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, जीरो हो सकता है, थर्ड हो सकता है। ये बहुत मशहूर एमसीक्यूज हैं, आप समझ लेते तकरीबन हर पीपीएससी के एमसीक्यू जो पेपर है ना, उसमें ये के यूनिट जरूर आते हैं, आपने खुद ही देखा होगा, मोस्टली यही होता है। जी मैम। ठीक है, फिर हम मैम चले। एक मैम चीज वो है, ए, ग्राफ वाला जो आपने कहा है ना, वो हमें शेप्स तो बता एक दीजिएगा, उसकी नहीं है, समझ नहीं है भाई, कौन से को हाइपरबोला कहते हैं, कौन से को पैराबोला कहते अच्छा, हैं, इस ग्राफ, तरह से। हाँ हाँ, हाँ हाँ, वो मैं ग्राफ जब डालूंगी ना, मैंने कहा ना, मैं अगली क्लास में जब ग्राफ डालूंगी ना, आपने पढ़ा हो मैम तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी शेप कहाँ पे है। मैम उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं और मैम है। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है। हाँ जी। एक, मैम एक क्वेश्चन है इस तरह से भी आता है कि हाफ लाइफ इतना इतना प्रोडक्ट कंज्यूम हो गया या रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, जैसे 50%, अच्छा अच्छा। 25%, वो वाले एमसीक्यू भी। अच्छा ठीक है, वो तो बच्चे, हाँ, मैम वो नाइन्थ थोड़े क्लास की से किताब में भी चीजें मौजूद। जाती है कंफ्यूजन। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, वो तो नाइन्थ क्लास की किताब में भी मौजूद है फिजिक्स की। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो कोई मसला नहीं। मैं ये है कि देखो, उसका ना फार्मूला है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 एन। एन जितना है ना, एन की वैल्यू को वो निकाल, मोस्टली एन की वैल्यू जो आप कह रहे हो ना कि कितनी हाफ लाइफ गुजर गई है, वो एन की वैल्यूज होती हैं। अच्छा, मैं अगर है हाथ से लिख के वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके भेज दूं, तो आप लोग को समझ आ जाएगी उस चीज की, या फिर उसके साथ मैं वॉइस मैसेज भी कर दूंगी आप लोगों को व्हाट्सएप में, क्योंकि अभी तो वो ठीक है। मैंने कहीं स्लाइड नहीं डाली, फिर आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। मैं हाथ से वो एक पेज लिख दूंगी आप लोगों को, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके, और साथ एक वॉइस मैसेज कर दूंगी, उस पूरे फार्मूले को एक्सप्लेन कर दूंगी। वो होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने वाला फार्मूला, जो आप कह रही है ना, वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ की कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, हमें कैसे पता चलेगा। हाँ, वो मुझे समझ आ गई। मैं आप मुझे ना, आपने ना ये मेंशन कर देना है, मैसेज कर दीजिएगा बेशक, तो मैं फिर मुझे याद रहेगा कि मैंने ये काम भी करना है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज इन दिस द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन इज द ऑफ द रेट लॉ इज इक्वल टू 2। कहते हैं कि जब हम लोग सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो एक्सपोनेंट का जो सम होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट लॉ आपने लिखा, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2, ये रेट लॉ होता है।
कहता उस रेट ला में जो आपकी इक्वेशन है उनका जो सम होगा कोएफिशिएंट्स का वो 2 आएगा, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर तो वो डायरेक्टली आपको पता चल जाए, नहीं पता चलता तो ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कभी भी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ये सिर्फ उन्होंने जो इक्वेशन आपको दी हुई होती है उसको देख के लिख लेते हैं। अच्छा, इसकी फाइनल फॉर्म क्या है? इसकी फाइनल फॉर्म है ln ऑफ x ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, इसके दो तरीकेकार हो सकते हैं, लेकिन जो जनरल फॉर्म है मैंने तीनों ऑर्डर की वही लिखी है ताकि बच्चों को आसानी रहे। कोई इसमें ये ना समझे कि ए और बी कहाँ से आ गया, सी कहाँ से आ गया। ठीक है, वो वाली नहीं, सिर्फ जनरल रिएक्शन लिखे हैं, वो इतने खास जरूरी भी नहीं होते। तो यहाँ पे ए एक्स है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ए है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वही वही चीजें हैं। और ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है ए माइनस एक्स जो है। के इज द रेट कांस्टेंट, टी इज द टाइम पीरियड। ठीक है, अब अगर इसको टी को हाफ कर दें आप लोग, टी को हाफ किया, अब मैं इसको दोबारा से करती हूँ। इसके जो एलन है यहाँ से मैं काट देती हूँ इसको, मैं इक्वेशन इसको दोबारा राइट करूंगा, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, फिर मुझे याद रहेगा कि इसको चेंजिंग करनी है। तो वहां से ना जब आप लोग निकालोगे ना, वहां यहाँ एल एन नहीं आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन में एल एन नहीं आता, एल एन नहीं आएगा तो वहां पे भी एल एन खत्म हो जाएगा, तो वहां पे सिर्फ 1/a बचा था और 1/a के साथ के आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को दोबारा वहां पे ही वो व्हाइट बोर्ड ही चेक करा देती हूँ। यहाँ पे ये है कि अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्स की दोनों जगह वैल्यूज पुट करें और ये मुझे बताएं कि क्या ये टी हाफ जो है वो 1/ka ही आता है या नहीं आता। अगर नहीं तो फिर मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने गलती कहाँ की है, लेकिन जवाब यही आना चाहिए। लेकिन आप लोग अब ये वाला खुद करेंगे, टी हाफ लगाए, टी हाफ पे क्या होता है, एक्स यानी प्रोडक्ट वो a/2 के बराबर हो जाता है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के बराबर हो जाता है। यहाँ पे भी a/2 लगा दें, यहाँ पर भी a/2 लगा दें, और फिर मुझे ना टी हाफ का जवाब निकाल के दिखाएं। जिस बच्चे का हो जाएगा वो डन कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कर लिया है, यही जवाब आया है, आप लोगों को समझ आ गया। फिर मैं आप लोगों को यूनिट ऑफ के निकालना सिखा दूंगी। और नहीं किसी और बच्चे से हो पा रहा? जी हो गया, ठीक है, आ गया। अब आगे चलते हैं, अब यूनिट ऑफ के निकालते हैं, यहाँ से निकाल लें। मेरा ख्याल यहाँ से टी हाफ से निकालना ज्यादा आसान है, तो के को इधर ले जाओ, टी हाफ को नीचे ले आओ। ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। ये वाला ए जब आप लोग मोल पर डीएम क्यूब नीचे लगा रहे हो और साथ है टी हाफ भी नीचे, के तो इधर चला गया ना, के तो यूनिट निकालने हैं, टी के यूनिट हो गया सेकंड, ये ऊपर जाएगा तो पर सेकंड, ये पर सेकंड यहाँ से आ गया। और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, जब मोल ऊपर जाएगा तो वो पर मोल हो जाएगा, और डीएम पर क्यूब जब ऊपर जाएगा तो वो डीएम क्यूब हो जाएगा। तो ये यूनिट सबको समझ आते हैं कि कैसे निकाले गए हैं यहाँ से? जी डन, बच्चों को आ गई समझ, ठीक है। यहाँ पे फिर के यूनिट, अब आप लोगों को सेकंड ऑर्डर तक सबकी समझ आ गई कि के यूनिट कैसे निकालने हैं। टी हाफ हमेशा ही सेकंड होता है। यहाँ पे देखें, हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये क्या है, हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और क्या है, उसकी रेज टू पावर 1 है, इनिशियल कंसंट्रेशन की रेज पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब हम जाते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, मैं इसको बड़ा तो करी, ये है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और मुझे लगता है यहाँ पे भी मैंने एल एन जो है ना वैसे लिखा छोड़ दिया है। इसमें भी एल एन नहीं आना था और मैंने एल एन जो है लिखा हुआ छोड़ दिया है। आप लोग इसको इरेज कर ले, या मैं खुद ही इसको खत्म कर देती हूँ, फिर भी मैं ना इसको फाइनलाइज करके फिर आपको बताऊंगी। आप इसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, ये वाली पूरी स्लाइड ही छोड़ दें, मैं इसको आप लोगों को कंफर्म करके फिर बताती हूँ। आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ। ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ है आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट जो है ना रिएक्टेंट सॉरी, वो इनिशियली कंसंट्रेशन से हाफ हो जाता है, आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को ये बताना था कि ये देखें, जो टी हाफ है वो एक तो ये तरीकाकार है, जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था ना कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी है, उसका आसान तरीका मैं आप लोगों को ना कॉपी पेंसिल पे समझा दूंगी। ये जो है ना यहाँ पे टी हाफ नंबर, ये है एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसका भी हाफ मतलब मैं मिसाल देती हूँ, यहाँ पे अगर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आप टी हाफ मालूम कर रहे हो, एंड जो है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1 होगा। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एन की वैल्यू 2 लगेगी, 2 -1 करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की रेज टू पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिर्फ
ये बताने के लिए कि हमेशा क्या होगा, जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आप बात करेंगे उसकी हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन के। लेकिन कैसे? n-1, यानी अगर मैं कहूँ कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो 0-1 करोगे डेफिनेटली वो माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो आपने जीरो ऑर्डर में यही कहा था कि जीरो ऑर्डर में क्या होता है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो 1-1 इज द जीरो, वहां पे भी हाफ लाइफ की इनिशियल कंसंट्रेशन से वो इंडिपेंडेंट थी, ऐसे ही था। और सेकंड ऑर्डर की बात करें तो वो 2-1 था, तो 2-1 यानी कि a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन के रेज टू पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो जीरो ऑर्डर है उसमें जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस जीरो वाले में चलते हैं। होती है, वो फर्स्ट पावर के बराबर होती है। ये जरा देखिएगा, जीरो ऑर्डर ये है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे वो, वहां पे वो सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ देखें, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही थी। ये देखिए, मैं अब बताना ये चाह रही हूँ, a इज इक्वल टू 0-1 करेंगे ना यहाँ पे, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0-1 हो जाएगा, तो आ जाएगा a की पावर -1। तो a की पावर जब -1 है तो ये ऊपर जाके a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t हाफ। फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। कैसे? 0-1 तो ये रेज टू पावर -1, और रेज टू पावर -1 मतलब आप लोग 1/a करके सबसे नीचे वाले a को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो तब ये टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगी। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो वो 1-1 करेंगे तो जीरो ऑर्डर जीरो हो जाएगी, ए की पावर जीरो, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो 2-1 करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन की रेज टू पावर 1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो 3-1 क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, कुछ बच्चों ने पूछा है, पीछे क्या कह रहे हैं, यूनिट यूनिट ऑफ हाफ लाइफ, यूनिट ऑफ हाफ लाइफ सेकंड ही होंगे। टाइम का यूनिट है ना, टाइम तो हमेशा सेकंड होता है। तो ये तो बात पहले होगी ना कि यूनिट ऑफ हाफ लाइफ हमेशा सेकंड है, यूनिट पर मोल पर डीएम। मैम मैम इनको प्रोपोर्शनल लिखेंगे या इक्वल लिखेंगे? किसको प्रोपोर्शनल लिखेंगे? डेफिनेटली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, इक्वल का साइन डाल दिया हुआ मैंने, इसको प्रोपोर्शनल ही लिखा जाएगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए डाला था कि वो क्या होता है कि समटाइम पता क्या करते हैं कि वो सिर्फ ये याद रखने के लिए आप लोगों को कि अगर वो डायरेक्टली पूछ लेना कि हाफ लाइफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के, तो आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आप सिर्फ ये याद रख लें कि वो हमेशा -1 होता है। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपसे वो कह रहा है ना कि स्क्वायर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसमें +1 करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि हाफ लाइफ जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के -1 की पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बताना चाह रही हूँ। तो आप डायरेक्टली मैम फर्स्ट हम्म मैम फर्स्ट ऑर्डर में जब हम 1-1 करेंगे ए की पावर 0 हो जाएगी, तो वहां पे ए पावर 0 मतलब तो 0 नहीं हो जाएगा? जब किसी चीज की पावर होती है ना 0, उसका मतलब होता है 1। जी ओके। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने यहाँ से पूछा हुआ है ये आर, वैसे आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप बेशक माइक ऑन करके पूछ लो। इसका यूनिट आवर्स भी हो सकता है क्या? ईयर्स में भी तो होती है हाफ लाइफ। हाँ जी, आज भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हाफ लाइफ है ना, टाइम मतलब पता है क्या है, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि समटाइम क्या होता है कि मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यूनिट क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, बच्चे कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि शायद वो के यूनिट पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि टाइम के यूनिट कभी भी आप मोल पर डीएम क्यूब, बहुत बहुत से बच्चे लगाते हैं, गलती यहीं पे होती है, गलती यहाँ पे करते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब की वो चले जाते हैं रेट कांस्टेंट के यूनिट निकालने। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ लाइफ के यूनिट जो है सेकंड या टाइम वाले होंगे, और भी हो सकते हैं, मिनट्स भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा ईयर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ आप अगर देखें तो बहुत से न्यूक्लियर एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ है ईयर्स में होती है। ठीक है। हाँ, अच्छा, ताहिर भाई भी कुछ पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ बता दें, क्या आप पूछना चाह रहे हैं आप? मैं यहाँ नहीं था कि कुछ कहा उन्होंने, मुझे नहीं। मैम इसी फॉर्मूले से हम यूनिट निकाल सकते हैं के हाफ लाइफ का, जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। नहीं, इससे तो नहीं निकलेंगे, इसमें तो के की वैल्यू नहीं पता चलेगी ना आपको कि के कहाँ से के कहाँ है। ये तो सिर्फ इसलिए मैंने बताया हुआ कि आप लोगों को अगर टी हाफ दिया है तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं।
और अगर आपको ये कहा है कि इसकी ए की कंसंट्रेशन दी हुई है, 10 स्क्वायर दी है, फर्स्ट ऑर्डर दी है, फर्स्ट पावर दी है या 0 पावर दी है, जो भी दिया है, तो आप लोग टी हाफ बता सकते हो, ये फलान ऑर्डर की टी हाफ है। ठीक है, तो आप लोग ऑर्डर भी बता सकते हो, ये इसलिए दिया हुआ है। ताहिर भाई आप मुझे क्या पूछ रहे हैं, आप जरा इसको करें ऑन, फिर मैं आपको बताती हूँ। आप कह रहे हैं यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, इसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही कि आप किसके मोल पर डीएम क्यूब की बात कर रहे हैं। मैम इधर ए जो है ना इसकी कंसंट्रेशन का यूनिट लिखेंगे ए की जगह पे। हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी ओवर ए, ए की पावर n-1। हाँ नहीं, अच्छा मैं एक मिनट में आपको समझाती हूँ, मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ। ये ना यहाँ पे जो इक्वल का साइन है ना, मैं इसको इसी को खत्म करती हूँ, आप लोगों की कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये ना मैं ये बताना चाह रही हूँ इसमें कि आप लोग देखें कि समटाइम क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है कि आप लोगों को कहा जाता है कि इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फर्दर, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो कहता है कि हाफ लाइफ इसका ना इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। यहाँ आपको वो कह देते हैं कि हाफ लाइफ है आपके पास और वो इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। आप लोगों ने सिर्फ ये फार्मूला, अगर आप लोगों को पीछे वाले ऑर्डर्स नहीं याद रहते, आप लोग सिर्फ ये फार्मूला याद रख लो। दोनों तरीके कर सकते हो, इससे दो तरीके निकाल सकते हो। एक चीज ये निकाल सकते हो कि आप लोग हाफ लाइफ किस ऑर्डर की है, दूसरी चीज क्या बता सकते हो कि कौन सा ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर अगर आपको पता है तो आप लोग हाफ लाइफ निकाल सकते हो। देखो आपसे मैं कहती हूँ कि मेरा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आप क्या करो, ए एन की जगह, एन जो है ना ये नंबर ऑफ ऑर्डर को शो करता है, एन एन लगाओगे आप लोग थ्री, थ्री में से वन माइनस कर दोगे तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो जो उसकी हाफ लाइफ होगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरा जी आपका यहाँ जी पे आ मैम। जाए सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप कहोगे कि सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 - 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन की रेज टू पावर 1 के। तो हाफ लाइफ फॉर द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फर्स्ट पावर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आपके पास हाफ लाइफ मौजूद है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, तो आप बता सकते हो कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता, एक बार। और अगर आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है और इतनी पावर से डिपेंड कर रहा है, 2 से कर रहा है, 3 से कर रहा है, 1 से कर रहा है, जिससे भी कर रहा है, तो आप लोग उससे ये बता सकते हो ये किस हाफ लाइफ ऑफ टाइम की बात कर रहा है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात कर रहा है, सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात कर रहा है, या थर्ड ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात कर रहा है। जी मैम, यानी कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ से निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये ऑर्डर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के लिए वो अलग से इक्वेशन है, वो मैं आप लोगों को ना कॉपी पेस्ट सॉल्व करके भेज दूंगी पेज पे। अब यहाँ ठीक है, तक थैंक किसी और की कोई बात क्लियर ना हुई हो। मैम ये वाली जो बात अभी आपने बताई है ये थर्ड और सेकंड ऑर्डर तक तो मतलब क्लियर हो रही है। जो फर्स्ट ऑर्डर है वहां पे ए की पावर 0 हो जाएगी, तो वो जी, तो ऊपर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हाँ, स्टेटमेंट इसका होगी? मतलब ए की पावर 0 है ना, ए का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 है, इसका मतलब वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही, खत्म, इनिशियल कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही। ए की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो जब ए ही नहीं ठीक है, रहा तो आप लोग किसी इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर 0 ऑर्डर के लिए हम क्या हाँ, कहेंगे कि जीरो के लिए क्या सिर्फ करोगे, इनिशियल ये देखो, कंसंट्रेशन? एन की जगह लगाओ 0, 0 - 1 करोगे तो ए की पावर आ जाएगी -1। अच्छा, किसी चीज की पावर -1 हो तो आप उसको लिख सकते हो 1/a, लिख सकते हो ना। जी 1/a होगा तो 1/a सबसे नीचे वाला ए ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब है कि टी हाफ फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जरा पीछे जाओ, मैं आप लोग जरा पीछे दिखा दूं, ये जरा पीछे देखो, जीरो ऑर्डर पे जाओ, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही लिखा हुआ है। जी मैम। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये भी आती है, ये इक्वेशन की भी फाइनल फॉर्म मैंने लिखी है, इसकी भी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं, बस फाइनल फॉर्म याद करें। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, 1 प्लस, आपके पास एक रिएक्शन है उसकी दो हाफ लाइफ बताई हुई है, T1 हाफ लाइफ और T सेकंड।
दूसरी हाफ लाइफ और पहली हाफ लाइफ, दोनों हाफ लाइफ आप लोगों ने यूज करनी है, उसका लॉग लेना है, डिवाइड बाय लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2। ये कौन सी कंसंट्रेशन है? जब आप लोगों ने सेकेंड हाफ लाइफ का टाइम स्टार्ट किया था। जब आप लोग फर्स्ट हाफ लाइफ कहते हो ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स जब प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे तो पहला हाफ लाइफ गुजर गया, ठीक है, वो T1 होगा, और तब इनिशियल कंसंट्रेशन A1 जो है वो 20 होगी। अब आपकी जो A2 है वो आप लोग 10 से स्टार्ट कर रहे हो। अब आपने कहा ना, तो 10 तो प्रोडक्ट बन गया। अब जब सेकंड हाफ लाइफ की बात करोगे तो आप कहोगे कि 10 से जो 5 में कंज्यूम हुए हैं, या 10 से 5 प्रोडक्ट बना के चले गए हैं, तो बाकी पीछे 5 रह गए। अब ये कहोगे कि अब A2 जो है वो 10 से स्टार्ट हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड हाफ लाइफ 10 से स्टार्ट हुई है, तो A2 आ जाएगी 10। और यहाँ पे फिर जो हाफ लाइफ वो जो बचेगा, जो होगा 5 तक आने तक, जितना भी वो टाइम पीरियड लेगा, उसको T2 हाफ कहेंगे। तो इन दोनों का लॉग लेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, +1 करेंगे, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। ये तब होता है जब आपके पास एक टेबुलेटेड फॉर्म में एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अवेलेबल हो, जिसमें दो हाफ लाइफ, दो या दो से ज्यादा हाफ लाइफ अवेलेबल हो, दो ही होती है मोस्टली, और दो इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी दोनों हाफ लाइफ के अलग-अलग इनिशियल कंसंट्रेशन भी आपके पास अवेलेबल हो, तो आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। लेकिन ये चूंकि मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी निकाल, अगर वैल्यूज आ गई आपको कोई न्यूमेरिकल, तो मैंने इसलिए ये फार्मूला लिख दिया कि न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, क्लियर? मैम इस तरह का आपको कोई MCQ? हाँ, मैं अभी डालूंगी, आप लोग जब देखेंगे ना PPSC में, नहीं तो मैं आप लोगों को खुद ही कुछ अरेंज करके ना बना के एक दफा सेंड कर दूंगी किस तरह से ये आ सकते हैं, या न्यूमेरिकल आप लोगों को इस तरह के दे दूंगी, इस तरह के N1 वाले, N वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले न्यूमेरिकल कुछ दे दूंगी, वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैम फिर कोई असाइनमेंट दे दीजिएगा क्विज में, तो फिर तभी आएंगे हाँ, जब, अगर जब मतलब पहले पेपर होगा तो मैं, इसकी। इससे बेहतर है कि आपको कोई असाइनमेंट दे दूं। दो चार आप लोगों को मैंने ना पीछे एक ना असाइनमेंट बना के भी रखे, 1 मिनट ठहरे, इसी की है शायद ये, हाँ, ये है असाइनमेंट, लेकिन ये है कि ये ना इनकी है, ये थेरीज की है। आप लोग ना आज इतना ही पढ़ें, और थर्ड ऑर्डर वाली मैं तब तक देखती हूँ, अगर तो मुझे वो लिखी हुई पेज कहीं मिल गया, मैं उसको एक दफा रिव्यू कर लूँ। तब तक आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे इसी वाली स्लाइड में कोई क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को फिर बता देती हूँ। ठीक है, मैम इसका सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने क्या कहा था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, नहीं, सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए। अच्छा, सेकंड में फर्स्ट के लिए देखो तो आप, इंडिपेंडेंट था। हाँ जी, आप खुद वैल्यू लगाओ, सेकंड में n की वैल्यू लगाओगे 2, 2 - 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा A⁻1। Half life for first order of reaction is inversely proportional to initial concentration of reactant raised to power 1। raised to power 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 1 का मतलब यही है कि उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब थर्ड ऑर्डर का होगा तो वो हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हाफ लाइफ फॉर द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये थर्ड ऑर्डर वाला भी देख लें। मैंने एलएन सही कह रही थी कि वहां पे दोनों में, ना तो सेकंड में आता है एलएन, ना ही फर्स्ट ऑर्डर में आता है, सॉरी थर्ड ऑर्डर में। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में एलएन आना है, नेचुरल लॉग, ना जीरो में आया है, ना सेकंड में, ना थर्ड में। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी भी कैलकुलेशन करवा देती हूँ। फाइनल फॉर्म आपके सामने है कि सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट ला, वो सबके 3 के इक्वल होगा, तो आपको होगा थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और आप लोगों ने पहले ही बात कर दी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, हम लोग इसे इक्वेशन से डिटरमिन नहीं कर सकते। हाँ, उसकी काइनेटिक्स बता सकते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जीरो की भी पढ़ ली है, फर्स्ट की भी पढ़ ली, सेकंड की भी पढ़ ली, हाफ लाइफ की सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दी। अब सिर्फ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रह गया है, उसकी भी पढ़ लेते हैं। फाइनल फॉर्म क्या है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की? x इंटू 2a माइनस एक्स ओवर a इंटू a माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जो रह गई है पीछे फला प्रोडक्ट बनने के बाद। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और ये है रेट कांस्टेंट, और ये है टाइम पीरियड। सबको सारे वही जितने भी वेरिएबल्स हैं वो आपकी वही डेफिनेशन रहेगी उनकी। कहता है ये ज्यादातर इक्वेशन से डिटरमिन किया तो कोई भी नहीं जा सकता, ना फर्स्ट किया जा सकता है, ना सेकंड, ना जीरो, क्योंकि आप लोगों ने पहले कह दिया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। लेकिन इसको करना डिटरमिन कहता है ज्यादा मुश्किल है, इसको बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं लगाया जा सकता इक्वेशन देख करके ये कोई भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, इससे ज्यादा रिएक्शन होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी स्क्वायर आना है,
तो सारे बच्चे ना ये आ रहा है टी हाफ की वैल्यू, एक और चैट में किसी ने पूछा, जी मैम यही आ रही है, चलो सही है, शुक्र है, यही आ रही है। तो यही आती है, मैंने ये सारे इसमें एक्स की वैल्यूज पुट की है, तो आंसर आया है 3/2 के हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देख लें, अब आप लोगों की ये वाली कंफ्यूजन भी खत्म हो गई कि हाफ लाइफ फॉर दिस रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो वो वहां पे जो बात आ रही थी उसमें सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ लाइफ में, अब यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। तो यूनिट की अब बात कर लेते हैं, सिर्फ यूनिट रह गया है, के को उठाएं। मेरा नहीं आ रहा ये। नहीं आ रहा आपका ये? 3/2 तो आ रहा है, लेकिन सिर्फ के बच गया, ए तो नहीं बचा मेरे बट पास। मैं वो भेज देती हूँ जो मैंने हाथ से लिखा है ना, मैं वो आपको भेज देती हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा जी, 3/2 के ए स्क्वायर है। अच्छा जी, आपने के यूनिट निकालने हैं, के इधर चला जाएगा, टी हाफ नीचे आ जाएगा। 3/2 के यूनिट नहीं है, टी हाफ का यूनिट है सेकंड, नीचे से ऊपर जाएगा तो पर सेकंड, तो यहाँ से आ गया। अब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का ए कंसंट्रेशन है मोल पर डीएम क्यूब, एक का चूंकि स्क्वायर है तो मोल स्क्वायर, डीएम पर क्यूब नहीं, डीएम पर -6 हो जाएगा ना। तो जब ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पर मोल स्क्वायर और डीएम 6 आ जाएगा। यूनिट समझ आ गया आप लोगों को? फिर से देखें, के के यूनिट निकालने हैं, के को इधर ले जाएं, टी हाफ को नीचे ले आए। टी हाफ का यूनिट तो हो गया सेकंड, ए का है मोल स्क्वायर डीएम -6, क्योंकि स्क्वायर है ना इसके ऊपर, वैसे तो मोल पर डीएम क्यूब होता है, तो दो दफा मोल आ जाएगा, डीएम माइनस क्यूब और माइनस क्यूब दोनों है, डीएम पर क्यूब और क्यूब पर क्यूब दोनों मिलेंगे तो डीएम -6 हो जाएगा। डीएम -6 ऊपर जाएगा, डीएम +6 हो जाएगा, मोल स्क्वायर था, मोल ऊपर जाएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मोल माइनस स्क्वायर हो जाएगा। और इसके अलावा साथ जो टी हाफ यहाँ से नीचे आया था उसका यूनिट सेकंड था, तो वो ऊपर जाकर पर सेकंड हो जाएगा। बाकी ये के यूनिट है फॉर द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ तक बच्चे आप लोग देख लें, अगर आप लोगों की कोई है। मैं पिक्चर बनाती हूँ जो मैंने हाथ से किया है और उसको आपके ग्रुप में तब तक शेयर करती हूँ, अगर ये म्यूट हो जाए तो। ये म्यूट नहीं हो रहा।